दोस्तों, हम में से हर कोई दिन में 2 या 3 बार जरूर खाना खाता होगा। लेकिन क्या कभी हम यह महसूस करते हैं कि खेत से वह खाना हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, या उस अन्न के एक एक दाने को उगाने में कितनी मेहनत लगी होगी। दरअसल खाना खाने की यह प्रक्रिया इतनी साधारण और इतने बार बार होती है कि हम इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाते कि उस अन्न को उगाने वाले अन्नदाता यानी कि किसान सुखी भी है या नहीं। आए दिन खबरों में किसान की बदहाली की रपटें हमको सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या कभी हम उन खबरों को खुद से या अपने बच्चों के भविष्य से जोड़कर देख पाते हैं? इस वीडियो में उसी किसान, उसी अन्नदाता की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ गौ ही किसान को एक स्थायी आत्मनिर्भरता और संपन्नता की ओर ले जा सकती है। अगर आप भी गौपालन, कृषि एवं पर्यावरण से जुड़ी नई जानकारियों में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विश्व में कुल कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 14वां हिस्सा भारत के पास है, पर उस कृषि भूमि पर निर्भर जनसंख्या कुल विश्व की जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। भारत सरकार की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 54.6% लोग परोक्ष या सीधे तौर पर जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश में कृषि भूमि पर यह बोझ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कम भूमि से ज़्यादा उपज लेना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस संकट से उबर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें भूमि की उर्वरता को बढ़ाना होगा। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सन 1960 में हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। उस क्रांति में किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करने की हिदायत दी गई ताकि वह अपनी उपज और पैदावार बढ़ा सकें और देश में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हो सके। लेकिन आज सवाल यह उठता है कि क्या उससे हमें लाभ हुआ? जवाब है हाँ, लेकिन उस लाभ के साथ साथ आज हमारे देश के सामने कुछ बहुत गंभीर समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। जन स्वास्थ्य हानि, बंजर होते खेत और विषैला होता भूमिगत जल स्रोत उसके नुकसान को खुद बयां कर रहा है। पंजाब, जो एक समय में पूरे देश के लिए बहुतायत में अन्न पैदा करता था, आज वहां के खेत बंजर होते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पंजाब के कई इलाकों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से वहां के कई लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब हमें देसी गौपालन में मिलता है। गौवंश के गोबर से बनी खाद बेहतरीन और सस्ते विकल्प के तौर पर अपनाई जा सकती है। इससे रासायनिक उर्वरकों का धीरे धीरे से इस्तेमाल कम किया जा सकता है। गौमूत्र का उपयोग प्राकृतिक कीटनाशकों को बनाने में किया जा सकता है, जिससे फसल एवं अन्य भी जहरीले नहीं होते। गौ का महत्व सिर्फ यही नहीं खत्म होता। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसान परिवारों की संख्या देश में 86% से ज़्यादा है। इस सर्वे में यह भी पाया गया है कि सिर्फ 5.2% किसानों के पास ही ट्रैक्टर की सुविधा है और सिर्फ 2% किसानों के पास ही सिंचाई की व्यवस्थाएं जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन है। इतनी कम भूमि से किसान के लिए अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है। ऊपर से बदलते हुए मौसम चक्र ने उस पर दोहरी मार मारी है। ऐसे में अगर किसान परिवार गौपालन को अपना लें तो न सिर्फ वो अपनी जमीन की उर्वरा को बढ़ा सकते हैं, बल्कि दूध और दूध से बने पदार्थों से वह एक वैकल्पिक आय भी ले सकते हैं। भारतीय किसान वर्ष में सिर्फ 8 महीने ही काम कर पाता है, बाकी 4 महीने उसे बेकार रहना पड़ता है। कुछ बड़े किसानों को छोड़ दें तो बाकी सारे छोटे किसानों की आर्थिक व्यवस्था खराब होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। इन 4 महीनों में वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में लग जाए और अपने घर के ही पास एक छोटी सी और सुंदर गौशाला का निर्माण करे। उसमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से गौ रखे। आधे खेत में घास और चरी बोए और आधे में सब्जियां उगाए। थोड़े ही दिनों में गौ को खिलाने लायक घास और खरपतवार उसी से निकलने लग जाएगी। इस प्रकार घर के लिए शुद्ध, ताजा और स्वास्थ्यवर्धक दूध और घी ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूध बेचकर वह अपनी अतिरिक्त आय भी कर सकेगा। पर सिर्फ गौ ही क्यों, भैंस क्यों नहीं? यहाँ पे भैंस के मुकाबले गौ को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है।
भैंस का दूध हर कोई नहीं पचा पाता और उसका पालन भी एक साधारण किसान के बूते नहीं हो पाता। एक भैंस गाय के मुकाबले 4 गुना ज्यादा घास और खली खाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि सिर्फ दूध गाढ़ा होने की वजह से भैंस को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से गाय की उपेक्षा होती है। गौवंश की यही उपेक्षा ही हमारी आर्थिक व्यवस्था को लड़खड़ा रही है। दोस्तों, गाय के दूध देने का आधार सिर्फ उसको दिया जाने वाला आहार ही नहीं होता। गाय में संवेदना शक्ति होती है। उसकी सेवा, देखभाल और दुलार पर भी उसके दूध की मात्रा निर्भर करती है। भारत में वर्ष भर में सिर्फ 3.5 महीने ही बारिश होती है। इसका समय और मात्रा भी निश्चित नहीं होती। जब फसल को पानी चाहिए होता है तब बारिश ना हो और जब कम पानी चाहिए होता है तब मूसलाधार बारिश हो जाए, ऐसी अनिश्चितता भी बनी रहती है। इसी तरह तुषार और पाले का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी अनिश्चितता के बीच अगर किसान के लिए कोई सहारा खोजा जा सकता है तो वह यही है कि गौपालन और संवर्धन को एक पूरक व्यवसाय की तरह अपना लिया जाए। जब भी प्रकृति माता रुष्ट हो तो गौ माता उसको सहारा दे दे। अभी रुकिए, गौ के और भी फायदे जानिए। मशीनों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि गौ और बैल की अब आवश्यकता ही नहीं रही। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे छोटे खेतों में बड़ी मशीनें काम नहीं दे पाती। मशीनों का प्रयोग केवल 12% बड़े किसान ही कर पाते हैं। बाकी छोटे किसान और मजदूर, जो कि कुल किसानों का 72% हैं, वह इसका प्रयोग नहीं कर पाते। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इन छोटे किसानों और मजदूरों के पास ही कुल कृषि भूमि का 65% हिस्सा है। यह मशीनें डीजल खाती हैं, जो कि किसान के खेत में नहीं उगता, और ना ही यह गोबर देती हैं, जो उसकी जमीन की उर्वरा को बढ़ा दे। इसलिए इनके लिए बैल ही उपयुक्त एवं सर्वोत्तम है। गौपालन किसानों की सिर्फ स्वास्थ्य, धन और खाद की ही जरूरत को पूरा नहीं करेगा, बल्कि खेती के लिए सर्वोत्तम बैल भी प्रदान करेगा। बैल हल जोतना, बुआई करना, सिंचाई करना, गढ़ाई करना, फसल को घर और बाजार में ले जाना, ऐसे ही कई कामों में प्रयुक्त होते हैं। गाय की जगह भैंस पालने से यह सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। बैल जितना अधिक श्रमसाध्य होते हैं और काम करते हैं, उतना भैंस नहीं कर पाती। खेती के साथ गौपालन में कुछ बहुत ज़्यादा अतिरिक्त खर्च नहीं आता। खेती का जो बचा हुआ अवशेष निकलता है, जो कि एक किसान के लिए वैसे तो बेकार ही होता है, उसे गौ बड़े चाव से खा लेती है। उससे उनके चारे का प्रबंधन तो हो ही जाता है, साथ में गोबर के रूप में एक सर्वोत्तम खाद भी मिल जाती है। अगर हल्के शब्दों में कहा जाए तो ऐसी जीती जागती प्राकृतिक मशीन का रख रखाव सुगम है। आपको एक और बात बताते हैं। एक ओर जहां ईंधन का मूल्य दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं इसकी जरूरत में कमी नहीं आ रही। ऐसे में हर किसान गौवंश से प्राप्त गोबर से गोबर गैस बना सकता है। वह इस गोबर गैस का उपयोग अपनी ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकता है। गैस निकल जाने के बाद जो गोबर बचता है वह बेकार नहीं जाता, बल्कि वह और ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इसी का उपयोग करके अपनी ईंधन की आवश्यकता को बहुत हद तक पूरा किया है। इन सारे बिंदुओं को नजर में रखते हुए यह कहना और समझना मुश्किल नहीं होगा कि किसान के लिए गौपालन कितना लाभकारी और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से सारे किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि गौपालन को वैकल्पिक मानने की भूल बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उसको जरूर ही अपनाएं। किसान और किसानी को बचाना है तो गौ को बचाना और संभालना ही होगा। और वो साथी जो किसान नहीं हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार जवान देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, उसी प्रकार देश को पालने के लिए किसान भी जरूरी है। वह किसान ही है जो खेतों में पसीना बहाता है ताकि हमको आराम से अन्न उपलब्ध हो सके। पैसे भले ही हमारे पास कितने ही हों, पर अगर अन्न उपलब्ध नहीं होगा तो वह पैसे किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए किसानों से जुड़ें, किसानों से उत्पाद सीधे खरीदने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपको शुद्ध एवं ताजा उत्पाद मिलेंगे, बल्कि उस किसान को भी अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल पाएगा। साथियों, इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने कई स्रोतों की मदद और प्रेरणा ली है। उनमें से मुख्य पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की यह पुस्तक गौ संरक्षण एवं संवर्धन एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। अगर आप भी उस किताब को पढ़ना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अखंड विश्व गायत्री परिवार की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आप भी इस विषय में कोई विचार या कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद जरूरी हैं ताकि वह जन जन तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इस ज्ञान और इस जानकारी को जन जन तक फैलाने की कोशिश करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद।